थैलेसिस है और जो हाइपोथेसिस है वो आप देखेंगे ये परिवर्तन हो सकता है, करेक्शन हो सकता है। इसलिए देखना कि हर पार्टी का सरकार बनता है तो कुछ ना कुछ नया नियम ला देता है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल है। संविधान क्या है? हाइपोथेटिकल है। उसमें जो रूल रेगुलेशन है क्या है? हाइपोथेटिकल है, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। यह हाइपोथेसिस है। इसी तरह से देखो दूसरा जो होता है बनता है इसके बाद थ्योरी। दूसरा क्या बन जाता है? थ्योरी बन जाता है। और थ्योरी जब बनता है तो हम लोग देखते हैं, आप पढ़ते भी हैं, डाल्टन्स का परमाणुवाद सिद्धांत पढ़ते हैं ना, रदरफोर्ड का परमाणुवाद सिद्धांत पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? यहाँ पर ये थ्योरी है, इसमें भी गलतियां होता है। जैसे आप देखते होंगे लिखा है डाल्टन्स के परमाणुवाद सिद्धांत का दोष यानी लिमिटेशन वो हो जाएगा, इसमें भी गलतियां होता है। इसको कहते हैं सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? सिद्धांत। ये हो गया सिद्धांत। इसी तरह से देखो जो साइंस में सबसे प्योर टर्म है जिसमें कि कोई गलती नहीं होता है वो क्या है? लॉ। लॉ का मतलब क्या है? नियम। जैसे आप पढ़ते हैं न्यूटन्स का लॉ, पढ़ते हैं चार्ल्स का लॉ, पढ़ते हैं बॉयल्स का लॉ, ये सब क्या है? आपका प्योर है, यानी सबसे प्योर फॉर्म हम लोग का क्या है? लॉ है। तो पूरे साइंस में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, बस ये तीन चीज पढ़ते हैं। फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, बस यही तीनों चीज पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? हाइपोथेसिस, फिर क्या पढ़ते हैं? थ्योरी, और तब क्या पढ़ते हैं? लॉ। बस यही तीन चीज पढ़ते हैं। कितना मोटा बुक हो, बस यही तीनों चीज के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है। अब देखो साइंस है क्या, विज्ञान कहते किसे हैं? कोई बताइएगा जो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं, बताइए, बताओ। तुम तो बता सकता है, तुम्हारे चेहरे से झलक रहा है कि तुम बता सकता है, बताओ इससे। अच्छा तुम ही बताओ, अरे जो बताना हिंदी में बताओ ना। कहाँ घर है? मधुबनी, वही भाषा में बताओ, मैथिली में बता दो, की दिक्कत? तुम बताएगा, देखो ये बता रहा, खड़ा हो, देखो सबसे पहले देखो कितना अच्छा बता दिया। अब बैठो, बहुत अच्छा। इसी तरह से देखो हमेशा ये लाइफ में सीखो, जब मौका मिले तो हम बोलेंगे। अरे थोड़ा सा गलते न होगा, हम लोग क्लास में है, थोड़े एग्जाम हॉल में है, कि सही होना चाहिए। आज गलत करते हैं तब कल सही भी करते हैं, जो गलते न करेगा उसको सही का क्या अनुमान रहेगा? नहीं है। इसलिए हमेशा ये काम करो कि जब भी कभी पूछा जाए या मौका ऐसा लगे कि हमको बोलना है तो बोल देना है। थोड़ा सा भी अनुभव आ रहा है बोल देना है। ठीक है, समझे मदन नरेश? नहीं बोलेगा तो तुम लोग के लिए विशेष व्यवस्था है, देखो वहीं पर विशेष है वो, समझ गया? मधुबनी वाला का तो और खोज खोज के धोते हैं, समझा है? तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब देखो साइंस का भी हम लोग कर देते हैं डिफिनेशन, तब फिर ये लिखिएगा इसके बारे में। देखो देखो साइंस, साइंस किसको कहेंगे? ये होता है विज्ञान। विज्ञान देखो जैसे कि सर बोले ही हैं कि अभी जो है बिल्कुल हम लोग का दोनों भाषा में होगा, यानी हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जिसको हिंदी पसंद है हिंदी लिख लेना है, जिसको इंग्लिश पसंद है इंग्लिश लिख लेना है। अब फिलहाल मान लो सब तो बिहारी बोर्ड का ना बच्चा है लगभग, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिए कुछ समय। अब फिर जैसे कुछ वक्त गुजरेगा है ना, 10-20 दिन जो भी हो उस दिन गुजरेगा, तो फिर जो इंग्लिश वाला है उसको अलग, हिंदी वाला जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से पढ़ना है और हर एक टर्म को सीखने का काम करें। ठीक है, और आपको जैसे मान लो हर एक टॉपिक जो बताएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब जो रहेगा वो क्वेश्चन भी आपको बताते चलेंगे कि देखो ये क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा था आपको नीट में, ये क्वेश्चन आपको पूछा था जेई में। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एग्रेसिव है मेहनत के लिए, कितना एग्रेसिव है अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है, देखो विज्ञान किसे कहते हैं? इसमें कहते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड, एन ऑर्गेनाइज्ड। अब देखो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? सुसंगठित। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? सुसंगठित। कहते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक, जैसे कि ये बताया था क्रमबद्ध, उसी को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक। कहते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली नॉलेज, प्रैक्टिकली नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड साइंस। इसको कहते हैं सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं प्रयोग द्वारा सत्यापित ज्ञान। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं प्रयोग द्वारा सत्यापित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब देखो, जैसे यहां पर ये तीन तरह का टर्म बताए, तीन तरह के टर्म में क्या क्या है, तो देखो, एक आपका है ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा है आपका सिस्टमेटिक, तीसरा आपका है प्रैक्टिकली। नहीं, जब तक ये तीनों ना हो तो साइंस के अंतर्गत नहीं रखते हैं कोई चीज। अब जैसे मान लो आपको बताए कि एटम गोल होता है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, हम आपको कह दिए तो आप मानेंगे नहीं। पहले जो आपने लिखा, जो उस सभी परमाणु से रिलेटेड जितने सारे टर्म है उसका संग्रह करते हैं। संग्रह करने के बाद साइंटिस्ट बहुत लोग बैठे रहते हैं, उसके बीच में अपने बातों को कहते हैं कि देखिए हमने ये सब चीज पाया ना, क्रमबद्ध तरीका से उसको बताते। पहले परमाणु के बारे में हम जाने, फिर परमाणु के बाद देखे कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसमें प्रोटॉन भी होता है, उसमें न्यूट्रॉन भी होता है, उसमें और भी कई कण हमने देखा। ये सब बात उसको कह देंगे। कहने के बाद तब जो उन्होंने कहा उसका प्रैक्टिकली सत्यापन होता है, प्रयोग के द्वारा सत्यापन होगा। जब वो सिद्ध हो जाएगा कि इसका बात सही है, तब आप रखते हैं उसको क्या चीज के अंतर्गत में? साइंस के अंतर्गत। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? देखो, कह सकते हैं सुसंगठित, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध एवं प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा सत्यापित, सत्यापित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं प्रयोग द्वारा सत्यापित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ के बताया आपको कि विज्ञान का जो जानकारी है एट द टाइम तुरंत तो नहीं हुआ होगा, उसको करने में कई वर्ष लग गया होगा। अब तो बताया आपको, एक एग्जाम्पल दिए कि जैसे नेचर है, प्रकृति है, तो प्रकृति में जो दो घटना घटित हो रहा है यूनिवर्स में, उसको आदमी ने देखा और देखने के बाद जो लिखा वही कहलाता है क्या चीज? हाइपोथेसिस। जो देखने के बाद लिखा उसको क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद क्या आता है? थ्योरी। और थ्योरी के बाद क्या आता है? लॉ। यानी ये तीनों तरह के टर्म को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, जैसे ये पढ़े होंगे आप कि एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23। हाइपोथेसिस है, वो कल्पना किया गया है। जैसे पढ़ते 1 दर्जन में 12, हाइपोथेसिस है, कल्पना करके वो बताया गया है। ठीक है, जब वो आ जाता है तब बनता है उसी का थ्योरी, और तब बनता है सबसे बाद लॉ। यानी ये सबसे प्योर फॉर्म होता है साइंस में। और यही जो तीनों हम लोग पढ़ते हैं, तो ये क्या चीज के अंतर्गत आ जाता है? साइंस के अंतर्गत आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का विकास, विज्ञान का विकास। विज्ञान का विकास इन तीनों टर्म से हुआ है, यानी कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान का विकास इसी से हुआ है। तो चलो पहले इसको नोट करो, तब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
क्या ऊपर बढ़ा दें? ठीक है, विज्ञान का डिफिनेशन याद हो गया होगा। सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं प्रयोग द्वारा सत्यापित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का विकास किसके किसके मिलने से हुआ है? हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ, ये तीन चीज से विज्ञान का विकास हुआ। हो गया है? देखो देखो सिंपल तौर पर आप जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे समाज में, हमारे अड़ोसिया पड़ोसिया में देखिएगा क्या होता है जनरली, जो परिवार है अगर उसमें अधिक संख्या में सदस्य है तो उसका विभाजन होता है कि नहीं? एक से अगर दो भाई है, दोनों का शादी ब्याह हो गया तो दोनों की पत्नी, दोनों के भाई लड़ाई करता है, कहता ठीक है अलग अलग हो जाओ। तो अलग अलग होने का कारण है संख्या का बढ़ना, न आपस में इंटरेक्शन कम होना, ये सब कारण से अलग हो जाता है। यहाँ पर जैसे विज्ञान आपका पहले डेवलप किया, जब इस समूह की संख्या काफी बढ़ गया, इस संख्या के बढ़ने के कारण विज्ञान को विभाजित किया गया। तो देखो विज्ञान को जो विभाजित करते हैं तो किस प्रकार करेंगे? देखो यहाँ पर लिखते हैं साइंस, साइंस है, इसको बता दिया अभी तुरंत विज्ञान। ठीक है, अब देखो ये विज्ञान को तीन हिस्सा में बांट दिया जाएगा, तीन पार्ट में बांटा। एक बांटा क्या? तो फिजिक्स, एक होता है फिजिक्स, दूसरा क्या होता है? केमिस्ट्री, दूसरा होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री, और तीसरा क्या होता है? बायोलॉजी। यही तीनों सब्जेक्ट में बांट दिया गया, यानी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, यही है। जैसे आप लोग देखते होंगे अगर 11th क्लास का एडमिशन का समय होगा तो वहाँ पर फॉर्म भराएगा, आप यहाँ पर भी आए होंगे इंक्वायरी में, तो आपसे पूछा होगा आपका कौन कौन सब्जेक्ट है, तो आप बताए होंगे, क्या बताए थे आप? PCMB, तुम भी वही बताया था। अच्छा, चाहे BCPM नहीं कहेंगे? हाँ, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? कहीं भी आप जाइएगा फॉर्म भरने के लिए तो देखिए क्या हमेशा ये लिखा जाता है PCB या लिखेगा PCM, ऐसा लिखा जाता है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिखता है, ऐसा कभी नहीं देखिएगा कि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, ऐसा नहीं हो। जबकि अगर हम लोग सोचे लॉजिकली, अल्फाबेट में बी पहले आता है, तब सी आता है, तब पी आता है, तो लिखना चाहिए था इसको BCP, ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि ये लिखा जाता है। ऐसा लिखेंगे तो कहेगा गलत। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर पहले ही फिजिक्स को क्यों लिखा गया? तो देखो उसको लिखने का वजह है, बिना वजह का कुछ साइंस जो है करता नहीं है। तो देखो फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, इसका मतलब क्या होगा? नेचर, और नेचर का मतलब जानते हैं प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति, नेचर का मतलब है प्रकृति। केमिस्ट्री का मतलब होता है मैटर, अब मैटर का मतलब जानते हैं क्या होता है? पदार्थ, है ना? मैटर का मतलब क्या होगा? पदार्थ। और बायोलॉजी का मतलब भी जानते हैं आप, तो क्या होता है? लाइफ, लाइफ का मतलब क्या होता है? जीव या जीवन। तो देखो
सबसे पहले प्रकृति आया होगा, तब उसमें बना होगा कौन सी, पदार्थ बना होगा, तब उसमें क्या बना होगा, जीव बना होगा। इसीलिए सबसे पहले जो आप कहते हैं तो कहते हैं फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स बताता है नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन को बताता है। केमिस्ट्री जो बताता है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, पदार्थ और उसके बनावट को बताता है। और जो बायोलॉजी है ये बताता है लाइफ को, जीवन क्या है, जीव क्या है, उसमें किस प्रकार से फूड मटेरियल जाएगा तो डाइजेशन होगा, एनर्जी मिलेगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें होता है। इसीलिए पहले आपको कहना है कहीं भी कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री, तब बताना है मैथ या बायोलॉजी। जो भी है आपका, मैथ है तो मैथ, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी। देखो यहाँ का एक तरीका, एक नियम है, आज से लेके अंतिम समय तक जब तक हम लोग पढ़ेंगे तब तक यहाँ का यही नियम है कि पहले आराम से सुनिए ध्यानपूर्वक, इसके बाद फिर लिख लेना है, क्योंकि लिखने का वक्त देते हैं। इसलिए समझते हैं जो क्लास आपका है 3 दिन नहीं, मतलब अल्टरनेट 3 दिन हमारा पढ़ेगा, उसी तरह से 3 दिन फिजिक्स पढ़ेगा, 3 दिन मैथ या बायोलॉजी पढ़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि संडे को भी इंक्लूड रखते हैं ना, संडे को भी क्लास होता है, या तो टेस्ट हो गया तो क्लास होगा, जो सब्जेक्ट पीछे उसका क्लास लग जाता है, इस तरह से। तो मतलब क्या कि आराम से आप रिलैक्स होकर पढ़िए, समझिए, सीखिए, और कोई भी तरह का दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड, समझने में दिक्कत हो जाए, तुरंत आप पूछेंगे क्लास में। क्लास मान लो बहुत सारा बच्चा होता है, ये सब लड़का की तरह शर्मिला है ना, तो शर्म करता है, तो क्लास के बाहर भी हम लोग रहते हैं, वहां पर भी आके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को फोकस देना है, प्लस कुल मिला के सीखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, तो बताया आपको फिजिक्स है, तो फिजिक्स का मतलब क्या है, नेचर, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, मैटर, और बायोलॉजी का मतलब क्या है, लाइफ। इसीलिए पहले कहते हैं फिजिक्स, तब कहते हैं केमिस्ट्री, तब कहते हैं बायोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो देखते हैं हम लोग क्या कि पढ़ेंगे केमिस्ट्री। आखिर केमिस्ट्री कहते किसे, इसको क्यों हम लोग पढ़ते हैं, इस बात की जानकारी होना चाहिए। देखो केमिस्ट्री, इसको क्या कहते हैं, रसायन या रसायन शास्त्र भी कहते हैं ना। देखो सिंपल तौर पर आप ये देखो कि हम लोग के जीवन से रिलेटेड किसी का शादी ब्याह होता है तो जाता है लड़का वाला लड़की वाला के यहाँ, लड़की वाला लड़का वाला के यहाँ, पहले पूछताछ करता है कितने मेंबर हैं, क्या करते हैं या क्या करती है ना, कहाँ से की है, कहाँ से कर वगैरह वगैरह पूछते हैं कि नहीं। ये काम होने के बाद लड़की पात्र क्या करता है, हम लोग के जगह होता है ऐसा, गया उस लड़का के यहाँ, लड़का वाला के उसके घरे नहीं जाता है, अड़ोसिया पड़ोसिया के यहाँ जाके पूछेगा अच्छा ये परिवार कैसा है, बताइए कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है। जब सब उससे वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि गांव घर में होता है किसी न किसी का दुश्मन तो रहबे करता है, तो वो सही सही बता देगा तो फिर रुक जाएगा नहीं। तो मतलब हर एक जगह क्या होता है कि इंट्रोडक्शन होता है, जब तक इंट्रोडक्शन नहीं होगा तो जानेगा कैसे कि हम लोग करने वाले क्या है। तो वही बात है कि जैसे हम लोग पढ़ रहे, मान लो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में क्यों पढ़ेंगे, इसका जानकारी हम लोग को चाहिए। तब तो चैप्टर है, तब चैप्टर में बताएगा उसका कहानी कि चलो ये चीज है, इसका ये कंडीशन रहेगा तो ये बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, इस तरह की बात होता है। तो हम लोग सबसे पहले जाने कि केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं मन से तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। कारण है इसका कि हम लोग के दैनिक जीवन में जितने भी चीज का यूज हो रहा है वो सब का उपयोग, उस सब का बनावट केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। चाहे वो कोई भी तरह का साबुन हो, क्रीम हो, पानी हो, तेल हो, जो भी हो, दवाई दारू जो भी होता है, सब कुछ केमिस्ट्री बताता है, क्योंकि बिना केमिस्ट्री का कुछ बन ही नहीं सकता है ना। तो देखो क्या होता है, ये कहते हैं द ब्रांच of science, the branch of science which the branch of science which deals about composition, composition, composition। इसी तरह से क्या कहते हैं,
को कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन, कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज एंड म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन any matter, between any matter is called chemistry, is called chemistry। अब देखो यहाँ पर जो डिफिनेशन किए हैं, अब मान लो नहीं याद है ये पूरा जो डिफिनेशन, लेकिन इतना बड़ा नहीं याद, तो हम लोग ये सिर्फ कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट मैटर, नहीं वही ना बताए थे कि मैटर, केमिस्ट्री का मतलब मैटर है, तो कह देंगे जिसमें पदार्थ का अध्ययन होता है ना वही तो रसायन। अगर आप जान रहे, याद है, तो पूरा अच्छा से डिफिनेशन ये बना देंगे। अब ऐसा नहीं कहेंगे, बहुत सारा क्या करता है, कह देगा ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट तत्व, है ना, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब के बारे में कह देता है, लेकिन वो सब नहीं कहना है, क्योंकि केमिस्ट्री तो है क्या चीज को बताता है, मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो हर पदार्थ को, ऐसा थोड़ी कि तत्वे ठोको, हर चीज को ये बताता है केमिस्ट्री। चलिए आपका क्या नाम है, पीछे क्या नाम है आपका, खड़ा हो जाइए फटाक से जी, क्या नाम है, रुपेश कुमार। रुपेश जी कहाँ के हैं आप, देखो मधुबनी का। क्या तुम कहीं अभी घर उड़ जाएगा, घर उड़ जाने वाला है, नहीं ना, तो फिर हड़बड़ाता कहीं, आराम से बैठो, पहले समझो फिर लिख, ठीक है, बैठ, देखते हो ना। देखो अब यहाँ पर इसका डिफिनेशन हम लोग करते हैं पहले। देखिए रुपेश जी, पहले समझना है ना, देखिएगा कहीं पर कोई दिक्कत हो, क्योंकि देखो 10th क्लास तक आपने जीरो पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, बहुत सारा ऐसा लगेगा कि यार ये तो हम जानिए नहीं रहे। 10th तक में क्या था, हल्का डिफिनेशन था, खाली बस हो गए, लेकिन यहाँ पर पूरा तरह से मैथमेटिकल ये है, तो क्यों है सब कुछ जानेंगे हम लोग यहाँ पर, अब पूरा रियली में दिखाएंगे कि देखो ऐसा है, ठीक है। जबकि 10th में क्या था, खाली डिफिनेशन बता दिए, उसको याद कर लिए, समझ गए कि हम तो बहुत जानकार हो गए, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग का जो अभी चल रहा है पूरा बेसिक चैप्टर, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आप देखते हैं केमिस्ट्री का, बुक खरीदे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट है, वही चैप्टर चल रहा है ना, मोल कंसेप्ट वाला जिसमें है, तो उसका पूरा तरह से बेस हम लोग पढ़ेंगे। वो चैप्टर जब आप सीख लीजिएगा ना, तो केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप समझ सकते हैं, ये मेरा गारंटी, क्योंकि सब चीज दुनिया का जितना भी है ना, सब चीज उसी चैप्टर में दे दिया है, ठीक है। जितना केमिस्ट्री का चीज होता है ना, सबका छोटा छोटा यूज कर दिया है। अब कर दिया तो उसको सीखना है, यहाँ पर ये बेस तैयार करना है, फिर चैप्टर स्टार्ट होगा, तो फिर चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ये पहला चैप्टर है अभी, देखो कहते हैं यहाँ पर विज्ञान की वैसी वैसी शाखा जिसमें पदार्थों का, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थों का बनावट, अवयव, अवयव, या मधुबनी में लोग कहता है इसको घटक, है ना, इसको क्या कहता है, घटक, नहीं अवयव को ही क्या कहते हैं, घटक, ये कहता है घटक, है ना। देखो अवयव गुण एवं आपसी अन्योन्याय क्रिया, अन्योन्याय क्रिया का विश्लेषण करता है, उसे रसायन कहते हैं, उसको रसायन कहते हैं, है ना। तो क्या सब है यहाँ पर देखो, जो बताए, क्या बताए, पदार्थ के, ना जो भी है
यहाँ पर क्या है, पदार्थ के बनावट, अवयव, हाथ नीचे को फिर देंगे तो समझ में आ जाएगा, पदार्थ के अवयव, बनावट, गुण एवं आपसी अन्योन्याय क्रिया को विश्लेषण करता है। अभी आपसी अन्योन्याय क्रिया क्या होता है, तो जैसे अभी तुरंत बताए थे कि परिवार में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ने आपसी जो है सहमति ने आपसी जो है सूझबूझ जो होता है, और वही गड़बड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। और जब सूझबूझ रहेगा तो एक साथ जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर आकर्षण विकर्षण दोनों की कहानी हो जाता है ना। इसी को कहते हैं अन्योन्याय क्रिया, इसको कहते हैं इंटर मतलब म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताने का काम करते हैं। देखो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, जैसा अभी बताए, और पदार्थ यहां पर मान लो H2O है, तो बताओ ये पदार्थ है कि नहीं है पदार्थ। ये पदार्थ है तो इसको क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम लोग कहते हैं पानी कहते हैं ना, हम मैथिली में कहते हैं जल, नहीं है, दोनों चीज कहते हैं। अब देखो वाटर है, यहां पर जो आपको डिफिनेशन किए हैं तो क्या किए हैं, बनावट, क्या किए हैं, बनावट। तो देखते हैं यहां पर इसका बनावट क्या है, तो देखो देखो इसका लिखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, बनावट। तो बताओ तो इसका बनावट क्या है, देखो वो कितना अच्छा बताया, सही बताया। तो क्या कहेंगे इसको, दो मोल, दो मोल हाइड्रोजन एवं एक मोल ऑक्सीजन, यही है। और इसी को लिखते हैं 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, 2 ठो है हाइड्रोजन और 1 ठो क्या है, ऑक्सीजन। अब कोई भी दवाई को भी आप सर्च करते हैं, आजकल के समय में क्या है, डॉक्टर भी दवाई देता है ना, तो पहले उसको सर्च करता है, लोग देखता है कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, देख लेता है, देखने के बाद तब खाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हर एक चीज का देखिएगा, जैसे वहां पर कंपोजिशन डालिएगा तो आ जाएगा कितना ग्राम कौन चीज मिला हुआ है, तो वो सब क्या है, केमिस्ट्री है। और आजकल तो हर जगह केमिस्ट्री है। आप देखिएगा कभी कभी छुट्टी रहता है तो देखते हैं 2:30 बजे टाइम में सास बहू साजिश देता है, तो उसमें देखना क्या, उसमें कहता है इसका केमिस्ट्री उसके साथ बहुत अच्छा है, नहीं तो मतलब हर जगह केमिस्ट्री का उपयोग होता है। डेली लाइफ में भी कह देगा केमिस्ट्री तो है ही है, खुद व केमिस्ट्री। देखो यहाँ पर एक कंपोजिशन को बता दिया, कौन बताया, केमिस्ट्री बताया। इसी तरह से देखो इसका लिखते हैं कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब बताया अवयव, कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, अवयव। इसका वाटर का अवयव कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका अवयव है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देख यहाँ पर कंपोजिशन है, यहाँ पर क्या है, अवयव है ना, अवयव मतलब कंस्टिट्यूएंट, उसको कहते हैं अवयव। इसी प्रकार से देखो लिखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, तो गुण, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। बताओ तो जल का गुण क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या बोल रहा था, बोलो, हाँ बोलो, हाँ जल प्यास बुझाता है, वो तो उपयोग न हो गया, हम गुण कर, कलरलेस होता है तब, और स्मेललेस होता है, और कोई रंग नहीं होता, तो कलरलेस कहवे किया। ठीक है, तो देखो जल है, इसका क्या है, सारे गुण को बताता है, कौन बताया, केमिस्ट्री टेस्ट किया या जैसे भी किया, ये गुण बताया। तो क्या क्या से हम लोग कह सकते हैं इसमें, तो देखो कलरलेस, रंगहीन है। इसी तरह से देखो क्या लिखते हैं, ऑर्डरलेस, इसको कहते हैं गंधहीन। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है, गंधहीन। इसी तरह से देखो लिखते हैं टेस्टलेस, स्वादहीन। इसी तरह से देखो हम लोग लिखते हैं यहां पर लिक्विड, न्यूट्रल लिख देते हैं, न्यूट्रल, लिक्विड। अब देखो इतने ठो गुण नहीं है, गुण तो और भी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
इसी तरह से हम लोग देखते हैं इसमें कंडक्टिविटी, डेंसिटी, ठीक है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, जो भी है सब बहुत सारा है। एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है जल के बारे में। अभी तो बस 2-4 पॉइंट बताए। तो यहाँ पर देखो क्या सब लिखे, इसमें लिखे रंगहीन, रंगहीन, इसके बाद लिखे गंधहीन, गंधहीन, इसी तरह से लिखे स्वादहीन, स्वादहीन, इसी तरह से लिखे हैं उदासीन, उदासीन द्रव होता है। ये सारे गुण इसमें होता है जल में। ये बताया कौन? तो केमिस्ट्री बताया। इसी प्रकार से देखो हम लोग यहां पर लिखे हैं क्या, म्यूचुअल, म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? आपसी, आपसी अन्योन्याय क्रिया, आपसी अन्योन्याय क्रिया। अब देखो जैसे जल है, अगर मान लो कह देता है जल वेपर, वाटर वेपर, तो क्या कहेंगे? फॉर्मूला उसका क्या होगा? जल वाष्प अगर कह दे तो फॉर्मूला क्या होगा उसका? H2O। और जब जल को कह दिया लिक्विड तो फॉर्मूला क्या होगा? H2O। और सॉलिड कह दिया आइसक्रीम, तब तब उसका क्या फॉर्मूला है? उसका भी H2O ही है। तीनों कंडीशन में जल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? देखो H2O है, सभी कंडीशन में H2O है। लिक्विड भी रहेगा तो H2O है ना, गैस भी रहेगा तो H2O है, और अगर सॉलिड भी रहेगा तो H2O ही है। तीनों एक ही है। लेकिन ये तीनों में अंतर क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि जब आपका द्रव या ठोस होगा तो क्या होता है? जब द्रव होगा तो जल के अणु, है ना, और जल के अणु इस तरह से है, तो यहां पर ये आपस में कनेक्ट रहता है। इस तरह से देखो ऐसा कनेक्ट रहता है, एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़ा रहता है, और इस आबंध को कहते हैं हाइड्रोजन आबंध, जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर। जैसे देखिएगा आपका रासायनिक बंधन चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको ये बातें होगा कि यहाँ पर इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो एच आबंध, एच आबंध के नाम देते हैं, इसको कहते हैं एच बॉन्ड। एच आबंध मतलब एच बॉन्ड। ये नहीं समझना कि दुइये ठो के बीच में है, अनंत मॉलिक्यूल्स के बीच में एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर सॉलिड भी रहेगा तो इसी तरह से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन गैस जब रहेगा तो गैस में कोई एच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पर आकर्षण ही नहीं होगा। ठीक है, तो वही बात होता है। तो ये बताए कि हर पदार्थ, जितना भी पदार्थ हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी तरह का केमिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, सभी का ये सारे चीज का इंफॉर्मेशन देता है कि उसका उपयोग क्या है, उसका गुण क्या है, उसको रखना कैसे चाहिए, ये सारे चीजों का जानकारी आपको रसायन देता है। इसी प्रकार से देखो क्या होता है, रसायन की शाखा होता है, रसायन का ब्रांच होता है। तो 9th-10th में आप पढ़े सिर्फ केमिस्ट्री, वैसे एनसीईआरटी में तो एक ही में है साइंस, वहां पर हम लोग बांट देते हैं कि चलो ये फिजिक्स है, ये पार्ट केमिस्ट्री का है, ये पार्ट बायोलॉजी का है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 3 हिस्सा पढ़ेंगे, लेकिन हिस्सा तो बहुत सारा है, तो दिखाते हैं आपको पहले उसका हिस्सा। पहले ये पहले आप लिखेंगे, फिर वो हिस्सा के बारे में बात करेंगे। जहां पर कोई तरह का दिक्कत होगा, स्पेलिंग में हो या समझने में कठिनाई हो, तुरंत बोलना है। ठीक है, मन में कोई चीज को नहीं रखना है।
देखो आज से तो स्टार्टे हुआ ना, तो तुम लोग अच्छा तरह से इसको लिखते चलना। एक पतला सा कॉपी रखना 10 वाला, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को उसमें बनाते चलो। जैसे मान लो जो हम बता दिए तो उसको उस कॉपी में लिखना है, और जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिए होमवर्क में, चलो ये क्वेश्चन बना के लाना, ये जो कॉपी खरीदिएगा तो वो कॉपी में आपको बनाते चलना है ना। नहीं तो एक चैप्टर में एक कॉपी मोटा वाला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लो कि एक चैप्टर बराबर 10th क्लास का पूरा सारे चैप्टर। ऊपर करें थोड़ा सा।
हो गया है। यानी ये बात याद रखिएगा कि जो गैस होगा उसमें आकर्षण नहीं होता है, ठीक है। जो सॉलिड या लिक्विड होगा, ठोस या द्रव होगा, उसमें आकर्षण होता है। इसलिए देखो फॉर्मूला तो तीनों का एक ही है, लेकिन उसमें भौतिक बल नहीं लग रहा है, इसमें लगेगा उसमें लगेगा, लेकिन गैस में कोई भौतिक बल नहीं लगता है। उसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराण्विक बल, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की शाखा। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री मतलब क्या हो गया, रसायन का शाखा, रसायन का शाखा। देखो रसायन का शाखा कितना है, इसमें है सबसे पहला हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री ना, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला जो है ये क्या है, भौतिक रसायन। इसको कहते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में हम लोग पूरी तरह से मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। यानी इसमें कहते हैं ये विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें लॉ एवं उसके गणितीय विश्लेषण किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन। इसी तरह से देखो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। यानी कहते हैं ये ब्रांच है साइंस का, विज्ञान का या रसायन का, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। इसमें अध्ययन करते हैं क्या चीज का, कार्बनिक यौगिक का। कार्बनिक यौगिक मतलब जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब चीज का अध्ययन करते हैं और उसके कैरेक्टर को जानते हैं, या यूं कह सकते हैं कि लिविंग थिंग से प्राप्त होने वाले, सजीव जगत से प्राप्त होने वाले वो सारे जो कंपाउंड होगा उसका अध्ययन यहाँ पर करते हैं। इसी तरह से देखो तीसरा होता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन के बारे में हम लोग बात करते हैं, मतलब निर्जीव जगत से प्राप्त होने वाले सारे पदार्थों का जिसमें अध्ययन करते हैं वो कहलाता है क्या चीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑफिशियली ये 3 केमिस्ट्री है, लेकिन ये केमिस्ट्री 3 ही नहीं है, 3 के अलावा भी कितने सारे केमिस्ट्री है, जिसका कुछ नाम आप सुने भी होइएगा, कुछ नाम अभी फर्स्ट बार सुनिएगा। देखो एक होता है आपका बायो केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री है जिसको कहते हैं बायो केमिस्ट्री। ये आपको पढ़ना है 12th क्लास के बुक में, आपके पास मिलेगा बायो मोलिक्यूल्स, तो वहां पर बायो केमिस्ट्री है। इसमें क्या चीज पढ़ना रहता है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ग्लूकोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, शुगर क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या होता है ना, ग्लैंड किसे कहते हैं, ये सारे ग्रंथियां जो होता है वो सब इसमें पढ़ना रहता है, जिसको कहते हैं बायो केमिस्ट्री। ये पढ़ना है, यानी बायोलॉजी के मैक्सिमम बातें यहाँ पर पढ़ेंगे। खास तौर पर देखो अभी बता देते हैं कि जिसका बायोलॉजी है वो 11th क्लास में बायो मोलिक्यूल्स होने वाला है बायोलॉजी में, वहां पर वो जो पढ़िएगा ना तो उसको पढ़ के रखिएगा, क्योंकि वो पढ़ लीजिएगा ना तो 12th क्लास का जो केमिस्ट्री है वो पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसी तरह से देखो एक केमिस्ट्री है जिसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसको कहते हैं नाभिकीय रसायन। यानी नाभिक से उपस्थित, यानी नाभिक में होने वाले जो घटना है, जैसे एटॉमिक बम है ना, या न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है, ये सारे चीज इसमें पढ़ा जाता है। और इसी केमिस्ट्री के कारण जितना भी एटॉमिक बम या मिसाइल बनता है, मिसाइल मैन जिसको किसको कहते हैं, मिसाइल मैन, तो देखो वो जो है इसी केमिस्ट्री से किए हुए। नहीं तो क्या होता है कि जैसे आप अभी 11th में है तो आपको फिजिकल भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है,
ये सब छोटा छोटा चैप्टर पढ़ना है। जैसे ऑनर्स में जाएंगे तो वहां पर कुछ और भी बात पढ़ना रहेगा। जब एमएससी करते हैं केमिस्ट्री से तब आपका स्पेशल हो जाता है, वहां पर पूछेगा किस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, तो वहां पर कहता है हमको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं या फिजिकल केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक में, जिस तरह से वो कहेगा उस तरह का उसका ब्रांच मिल जाता है। फिर उसका एग्जाम होता है, फिर उस क्या करता है एमएससी मान लो कर लिया ऐसे ऐसे चैप्टर से, तो क्या करता है उसको रिसर्च में भेज दिया जाता है, रिसर्च करेगा वहां पर डिफरेंट तरह की चीजों को, उसको बैठे बिठाए पैसा भी मिलता है, इस तरह की बात होता है। ये भी केमिस्ट्री एक है जहां पर हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, नाभिकीय है ना, रिएक्टर तो पढ़ते ही है, रेडियो सक्रियता के बारे में भी इसमें पढ़ा जाता है। इसी तरह से देखो एक केमिस्ट्री होता है ऐसा, कहते हैं हम लोग क्या, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, इसको कहते हैं पृष्ठ रसायन, है ना, इसको कहा जाता है पृष्ठ रसायन। ये पृष्ठ रसायन का क्या काम है, इसको हम लोग पढ़ते क्यों है, ये आपका चैप्टर के रूप में है। 12th क्लास में जाएंगे तो ये चैप्टर मिलेगा जिसका नाम होगा पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री का क्या कमाल है कि आज के समय में देखना कि पहले समय में और अब के समय में अंतर है। पहले था क्या कि लोग घर को वाश करते थे, क्या करते थे, चूना लाए उसमें नील मिला के कर देते थे, उजला हो जाता था उसका घर। लेकिन आजकल एशियन पेंट और कौन कौन पेंट तरह का आ गया है, और वो पेंट से लोग पेंटिंग करता है। तो करने का मतलब क्या, वो जब कर दिया जाता है तो कहता 10 साल तक बिना पेंट का आपका रह सकता है, क्योंकि वाटर प्रूफ है। जैसे गंदगी लगे तो पानी चला दीजिए, धुला जाएगा, हो गया क्लियर, तो 10 साल तक उसका लाइफ बच जाता है। जबकि जब व्हाइट वॉश किया जाता था चूना से, तो हर एक साल लोग क्या करता था, दीपावली के समय में कर देता था ना, लेकिन अब उतना जल्दी नहीं कराता है, उसके लिए समय लगता है। तो ये केमिस्ट्री का काम है कि कौन सा पदार्थ किस तरह के सतह में आके एब्जॉर्ब कर जाएगा और लंबे समय तक रहेगा, वो चीज बताता है इस केमिस्ट्री में। जैसे आप देखते हैं, आप अनुभव कीजिएगा, मार्केट में जाइएगा, कोई भी श्रृंगार का दुकान जाइएगा तो वहां पर कहेगा काजल दो, तो 10 रुपया वाला दे देगा इतना ठोक, ठीक है, 10 से 12 रुपया होगा वो दे देगा। और सोचो यही इतने बड़ा का काजल है और लकमे का हो जाए तो कहेगा 750 रुपया प्राइस है। तो कहेगा अरे यार इतना छोटा था 10 रुपया में दे रहा था, ये तो 750 में दे रहा है। इसका मतलब क्या है, तो वो है वाटर प्रूफ। बनाने का जो तरीका दोनों का अलग अलग है। हम लोग गाँव घर के आदमी हैं, पता है हम लोग का, जब देखते हैं कोई जब चाइल्ड बर्थ होता है, जन्म लेता है, तो क्या करता, ढिबरी जलाया, लोहा वाला रहता उसको सेक के काजल लगा दिया ना, तो वो नॉर्मल है, आसानी तरीका से बन जाता है, नहीं है। पहले समय में लोग वही काम करते थे, वो जो काजल था ना, कहीं जाना रहा तो लगा लेता था लेडीज लोग। लेकिन आज के समय स्टैंडर्ड हो गया है, तो कैसा चाहिए, वाटर प्रूफ चाहिए, तो महंगा होता है। वाटर प्रूफ लगाने में कितनों पसीना छूटेगा तो काजल नहीं हटेगा, और जो 10 वाला है ना, पसीना छूटेगा तो काजल नीचे गिरना शुरू, तो मुंह जहां उजला था काला हो जाएगा। लेकिन लोग सोचता है कि चलो वाटर प्रूफ ही खरीदे, लेकिन बनाने में दोनों का अलग अलग टेक्निक है। क्या करते हो, टेक्निक क्या है, तो ये केमिस्ट्री बताता है। इस केमिस्ट्री में लोग को पढ़ना है। जैसे देखना क्या, लकड़ी होता है, वुड होता है, वुड को हम लोग रख देते हैं यहाँ पर देखो आपको बताएंगे ये कि यहाँ पर एक परख नली है, और इस परख नली से एक पाइप लगा रहता है इस तरह से, यहाँ पर कॉर्क के द्वारा इसको बंद कर देते हैं, इसको गर्म करते हैं। ये जब गर्म होता है ना, तो यहाँ पर काला कलर का आपका परत चढ़ जाता है, ये है ब्लैक कार्बन, यानी काजल बन गया, सिंपल बन चुका। अब इसको कलेक्ट करते हैं, भर दिए डब्बा में बेच दिए, ये वाटर प्रूफ नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर मवेशी का, आदमी या मवेशी की हड्डी को रख दिया जाए यहाँ, तब जो काजल बनेगा यहाँ पर वाटर प्रूफ बन जाएगा। फिर उसको केमिकली रिफाइन करते हैं, उसका यूज कर दिए, पैक किए, अब बेच रहे हैं मार्केट में। ये केमिस्ट्री का काम है, ऐसे ऐसे चीजों का, है ना, आविष्कार करके बताना कि आखिर कौन सा चीज कितने समय तक चल सकता है, ये केमिस्ट्री है। ठीक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तुम लोग चैप्टर का एक छोटा सा बात बताए, इसमें बहुत सारा टर्म है ऐसा जो कि पढ़िएगा तो लगेगा ओ ऐसा होता है क्या। अब बताएंगे क्या कि देखो चीनी ईख से बनता है कि नहीं बनता है, ईख का जो जूस होता है कैसा होता है, किस कलर का होता है, ईख का जूस पिए हैं, गन्ना का जूस कैसा रंग का होता है। अब देखो सब कोई पीता,
व्हाइट, व्हाइट कैसे, कॉपी की तरह, कॉपी व्हाइट। क्या गन्ना का जूस भी है, कैसा उसका रंग होता है गन्ना के जूस का, है लाइट, लाइट ग्रीन। कैसा होता है उसका देखना क्या, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एल्विस ग्रीन होता है, ना काफी ग्रीन है ना काफी येलो है, एल्विस ग्रीन उसको कहते हैं। और जब उसको पेड़ैया करते हैं, जब उसको गर्म जब करते हैं ना, तो गर्म करने के बाद उसका रंग चेंज होता है। तो शक्कर हम लोग यूज करते हैं पगिया बनाने में, पगिया समझता है ना, अरे आटा में जो मिला के बनाया जाता है, छाना जाता है, तो क्या होता है वो शक्कर होता है, उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। और चीनी खाते तो कैसा कलर है, दूध की तरह, तब कलरलेस है, रंगहीन है। तो वो कहाँ था वैसा बन गया कलरलेस, तो कैसे बना होगा, तो ये केमिस्ट्री बताता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री बताता है कि आखिर रंग कैसे परिवर्तन होगा। इसी तरह देखो और भी केमिस्ट्री है जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। इसको क्या कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। इसको कहते हैं उष्मीय रसायन, इसको कहते हैं उष्मीय रसायन। उष्मा की उपस्थिति में जितने तरह का घटना घटित हो रहा है, सारे घटनाओं का अध्ययन यही केमिस्ट्री करता है ना। जैसे आप पढ़ते हैं दहन का उष्मा ना, पढ़ते हैं विरचन का उष्मा, ये सब चीज पढ़ते हैं, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सब बातें पढ़ते हैं, तो सारा इसमें बताता है। इसी तरह से देखो केमिस्ट्री होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको कहते हैं विद्युतीय रसायन। और ये केमिस्ट्री क्या बताता है, जैसे हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं, तो कैसे रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में हो रहा है, ये केमिस्ट्री बताता है। कैसे बैटरी बनता है, ये केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ये भी आपको पढ़ना है लेकिन एक चैप्टर के रूप में पढ़ना है। इसी तरह से देखो एक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको कहते हैं विश्लेषण केमिस्ट्री। आप देखिएगा आपके बुक में, सेकेंड बुक में, 11th क्लास के सेकेंड बुक में ऑर्गेनिक होता है, और ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर में देखिएगा लिखा होगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। तो ये क्या बताता है, आखिर ये बना है तो कैसे बना है, कितने कितने मात्रा के मिलने से बना है, इसका क्वांटिटी ये बता देगा, क्वालिटी इसका क्या है, मतलब गुण इसका क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये सारे चीज को ये बताता है। और भी केमिस्ट्री है, जैसे क्या होता है 11th में रहता है बच्चा, बहुत बताना स्टार्ट किए लेकिन इतना सारा केमिस्ट्री होता है, देखिए कि पहले घबरा जाए। जैसे और भी होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, इसके बाद आप इसमें पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, स्पेस केमिस्ट्री, बहुत सारा केमिस्ट्री। लेकिन कुल मिला के आप समझ लो कि ये तीन केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, जो कि तीनों का हिंदी में नाम लिख चुके हैं, तो लिख लो, ये तीन ठो लिखो, क्या लिखेगा, ज्यादा ज्यादा लिखेगा दिमाग में लगा रहा इतना सारा केमिस्ट्री होता है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, चैप्टर के रूप में, उसी के अंतर्गत आ जाएगा। ये चाहो तो तीन ठो लिखो, ठीक है, बाकी जो जहां पर आते जाएगा तो उसके बारे में बताते चलेंगे, है ना, कि क्या होता है वो।
चाहे तो लिखो ना, 3 ठो मुख है। तीन शाखा हो गया केमिस्ट्री का, एक हो गया भौतिक, दूसरा हो गया कार्बनिक और तीसरा हो गया अकार्बनिक। कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, ऐसा ऐसा और भी केमिस्ट्री सब होता है। तब चाहे तो लिख सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है, वो 3 तो आपको पढ़ना ही है। चलो तुम दोनों बताओ, 2 क्वेश्चन है दोनों के लिए, तुम दोनों कौन कौन एक्सप्लेन कर पाता अच्छा से, सभी कोई सुनिएगा। एक होता है संपर्क, एक होता है संसर्ग, दोनों में क्या अंतर है? एक होता है संपर्क, एक होता है संसर्ग, हाँ संपर्क, ये दोनों में क्या अंतर है? हाँ हाँ, संपर्क मतलब, संसर्ग मतलब, संपर्क मतलब, नहीं पता? हाँ, संपर्क मतलब पता है? हाँ। जैसे देखो, गांधी सेतु पुल है, हाजीपुर पटना को जोड़ रहा है, ये संपर्क नहीं है, संपर्क है। संसर्ग मतलब तुम दोनों एक साथ बैठा हुआ है, ये संसर्ग। नहीं कहता जैसा संगति वैसे गुण, वही बात है। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है? हाँ बोलो, कोई बताओ तो ये दोनों में क्या अंतर है? एक बताए संपर्क, दूसरा बताए संसर्ग, दोनों में क्या अंतर है? मिले हुए हैं। और संसर्ग में नहीं पता। देखो, दोनों में हम अंतर बता देते हैं, तुम लोग भी जानता है इस बात को, लेकिन उसको बता नहीं पा रहा है। देखो, जैसे संसर्ग, जैसे ये दोनों में दोस्ती है, ये गले में गले हाथ देख बैठता है, ये हो गया संसर्ग। अब जैसा इसका गुण वैसा इसका गुण होगा, निश्चित है। नहीं, एक होता है संपर्क, मेरा संपर्क नीतीश कुमार से है, फोन करेंगे कभी ना तो काम में आ जाएगा। तो संसर्ग रहना खराबी है, संपर्क रहना अच्छाई है। मतलब ये कि अगर पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं, तो जितने कम के साथ संसर्ग रहिए, दोस्ती रखिए, उतना बेहतर। ठीक है, और जितना ज्यादा के साथ दोस्ती रखिएगा उतना ज्यादा खराब, क्योंकि आपको पढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा, दोस्ती में टाइम का पता नहीं चलता है। संपर्क है, कभी कोई जरूरत पड़ेगा ना, कोई कुछ कहेगा तो फोन करेंगे, तो एक बार में 50 लोग आ गए, यार तुम इसको कुछ कहा है, तो वो रखना चलो ठीक है कि चलो काम आया तो हमको दे दिया। लेकिन संसर्ग खराब भी करता है, अच्छा भी करता है। तो ये कहना है कि संसर्ग उसी आदमी से रखें, उसी के साथ दोस्ती करें जिसको लगेगा इसको पढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, इसलिए जब भी रखिए, निश्चित है कि अच्छे तरीका से अच्छे लोगों को, अच्छे दोस्त को चूजिए कि चलो ये पढ़ने वाला है, कभी कोई चीज नहीं बनेगा ना, अरे तुमको नहीं करे, एक तो एग्जाम्पल दिए तुम लोग का, तुम लोग तो रियल दोस्त है ये। मतलब यही, अब देखो यहाँ पर, जैसे देखो गांव में अगर 10 लोग के साथ दायरा था तुम्हारा, तो यहाँ सैकड़ों के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो वैसे से दूर रहना है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। क्लियर है? देखो आगे बढ़ते हैं, आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा लेक्चर मार देते हैं ज्यादा, है ना। देखो, जैसा कि आपको बताया केमिस्ट्री में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है जल्दी बताओ? केमिस्ट्री में क्या चीज पढ़ते हैं? हाँ, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, बस यही एक्टिवेट रहना, दिमाग लगाना। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, तो हम लोग देखते हैं आखिर पदार्थ है क्या। देखो, पदार्थ, पदार्थ को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पदार्थ है, पदार्थ है, पदार्थ को विभिन्न भाग में बांटते हैं। देखो आज से, अभी से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप एक एक करके अच्छा से, आसान है, समझना है बातों को कि क्या हम कहना चाह रहे। और यही सब चीज को अगर आप रखते हैं साथ, तो आप देखिएगा कभी दिक्कत नहीं महसूस आप करेंगे। सिर्फ एक चीज आपको खुद करना है, वो है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन।
क्योंकि आज के समय हम देखते हैं ना, आप लोग के साथ नहीं बहुतों के साथ जो हम हमेशा सुबह से शाम तक के बैच में देखते हैं, गुना भागा में दिक्कत हो जाता है, घटाने में दिक्कत हो जाता है, बस उसमें दिक्कत नहीं हो जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में जोड़ घटा गुना भाग ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो सब कुछ आप जानते हैं, फार्मूला भी जानते हैं, कितना जल्दी आप फास्ट कैलकुलेट कर पाते हैं वही आपके रैंक को बताता है। वही आप कोई भी तरह का एग्जाम दीजिएगा ना तो रैंकिंग को बताता है कि कितना आपको मार्क आ सकता है या कितना रैंक पर आ सकते हैं किसी भी एग्जाम। तो देखो पदार्थ जो होता है दो तरह का हम अभी बांट रहे हैं, ये अपने मन से बांट रहे हैं। एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध, दूसरा होता है अशुद्ध। बड़ा गड़बड़ लिख दिए, एक लिखे इंग्लिश में दूसरा लिख दिए हिंदी में, तो कहते इम्प्योर, ये हो गया शुद्ध प्योर। अब बताओ मधुबन नरेश, शुद्ध अशुद्ध में क्या अंतर है, जल्दी बताओ दोनों मिलकर। हाँ जल्दी, हाँ खड़ा होके बताओ, बढ़िया से खड़ा हो जाओ, नहीं तुम पहले खड़ा हो। हाँ हाँ ठीक है, तुम बताओ, तुम कुछ बताना चाहता है। हाँ हाँ ठीक है, बैठो, तुम बताओ, तुम कुछ कर ना, अरे शुद्ध अशुद्ध, और कोई कुछ बताना चाहते हैं, तुम बताओ, अरे कुछ भी बताओ, शुद्ध कुछ भी, हमेशा तो हम लोग यूज करते हैं ना शुद्ध, ना दूध शुद्ध दीजिएगा, तुम बताएंगे। हाँ बताओ, जैसे मान लो घर में तुम चाय बनाती है कभी, तो चाय शुद्ध है क्या अशुद्ध है? शुद्ध है, तुम्हारा क्या कहना है? जो खुद से, हाँ, जो जो खुद से बना वो शुद्ध है, नहीं है, और जो बाहर से मिलता वो अशुद्ध है, यही ना है। देख, तुम्हारा क्या कहना, तुम भी लगता है कुछ कहेगा। देखो बातों का आदान प्रदान करने से क्या होता है, माइंड का पता चलता है कि आप कितना समझ पाते हैं, कितना सीख पाते हैं। और लाइफ मान लो 10th क्लास तक जीवन में कुछ नहीं, अब जो आपका सीरीज आ रहा है ना, यहाँ से आपको लिखा हुआ मिलेगा, बायोडाटा बोलेगा कि दो, तो आप दीजिए इंटर में इतना परसेंट, है ना, या बीटेक एमटेक या सिंपल ऑनर्स किया तो उसमें इतना लाए हैं, बीएड में इतना लाए हैं, एमएड में इतना लाए, वगैरह वगैरह। तो लाइफ का शुरुआत होता है, मान लो सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, बहुत सारा बच्चा हम देखते हैं अभी भी, लगभग 10 विद्यार्थी ऐसा है जो इस बैच में नहीं, इस बैच में लड़का अभी नहीं ऐसा बात किया है, अभी तो रिजल्टे आया है। पिछले बैच में मैक्सिमम जो लड़का 10 तो जो अच्छा अच्छा बच्चा था वो सब दिल्ली चला गया, रिजल्ट अच्छा आया था, बोला यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो मतलब वो जो तैयारी लोग करता है, वहाँ का इंटरव्यू का कभी कभी वीडियो आप देखिएगा, यूट्यूब पर आजकल उपलब्ध रहता है, तो क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछता है, तो कितना आप जवाब दे पाते हैं। इसलिए आपको बोले क्या चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, गलत हो या सही हो जवाब खटाक से देना है। ठीक है, गलत हुआ हुआ, क्या दिक्कत है, यहाँ एग्जाम थोड़े चल रहा है, हम लोग नहीं जानते तब ना आए पढ़ने के लिए, जब जानबे करते तो क्यों आए पढ़ने के लिए। इसलिए शर्म कभी नहीं करना, कोई भी सब्जेक्ट चल रहा हो, जैसे आपको दिक्कत बुझाए तुरंत पूछो, शर्म तो करना ही नहीं है। देखो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। शुद्ध का मतलब वे पदार्थ जिसका जिसको बनने में निश्चित प्रपोर्शन हो। अब निश्चित प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जल हमको बनाना है, तो 2 मोल लेते हैं हाइड्रोजन का, 1 मोल लेंगे ऑक्सीजन का, तब ना जल बनेगा। लेकिन चाय जब बनाएंगे तो कोई 1 कप चाय लेगा तो कोई आधे कप, कोई 1 कप दूध लेगा तो कोई आधे कप दूध लेगा। अब बनाएगा चाय कितना, तो 2 कप बना लेगा। कोई 1 कप दूध 1 कप पानी दे के बनाया, और कोई आधा कप दूध दिया और उसमें क्या किया, 1.5 कप पानी मिला दिया, तो क्या कहेंगे, उसको अशुद्ध कहेंगे कि नहीं कहेंगे। यानी हर अशुद्ध है, क्योंकि चाय के बनने में कोई आपका कंपोजिशन फिक्स नहीं है कि हमको 2 ग्राम मिलाना है, समझ गए। जहां पर फिक्स है वो शुद्ध है, जहां पर फिक्स नहीं है कोई चीज शुद्ध नहीं है। ठीक है, चाहे जो भी चीज हो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध मानेंगे। लेकिन आप बनाते हैं, अभी तुरंत आपको बताए
क्या बना दिए, क्या चीज, H2O बनाए। H2O में फिक्स है, किसी से भी पूछेंगे तो हाइड्रोजन कहेगा 2 मोल है, ऑक्सीजन कहेगा 1 मोल है। लेकिन किसी से भी चाय बनाने का विधि पूछेंगे तो सब अलग अलग बात बताए, कहेगा हम बिना चीनी का पीते, चीनी डालबे नहीं करेंगे, नहीं है तो वो अशुद्ध है। ठीक है, कोई कहेगा हम पानी में खाली चाय पत्ती मिला के पी लेते हैं, ठीक है, लेमन टी पीते, शुद्ध है, नहीं अशुद्ध है। जहां पर फिक्स नहीं है वो अशुद्ध है, जहां पर फिक्स है कि यही ही होना चाहिए, चाहे यहां हो चाहे लंदन में हो, वो शुद्ध है। ठीक है, यही इसी को कहते हैं शुद्ध और अशुद्ध, यानी जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स है वो कहलाता है शुद्ध, और जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं है उसको क्या कहते हैं, अशुद्ध। अब देखो ये जो अशुद्ध है, शुद्ध है, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होगा केमिस्ट्री में, एक को कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब हो गया क्या चीज, तत्व, एक को कहते हैं एलिमेंट, दूसरा को कहते हैं कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, यौगिक, कंपाउंड का मतलब क्या है, यौगिक, और तीसरा जो होगा इसको कहते हैं रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या होता है, मूलक, मूलक। ये 3 को कहते हैं शुद्ध, यानी तत्व, यौगिक और मूलक, ये शुद्ध है। और अशुद्ध क्या है, तो अशुद्ध देखो 2 प्रकार का होता है, एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। एक हो गया होमोजीनियस, दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस, यानी समांगी और क्या होता है, विसमांगी। एक हो गया समांगी और दूसरा क्या हो गया, विसमांगी। ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। फिर इसी तरह से देखिए तत्व जो होता है 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कंपाउंड 2 प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। रेडिकल भी 3 प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, यानी फर्स्ट बुक आप लोग खरीद लीजिएगा। 11th का जो पहला बुक है, हिंदी में खरीदें या इंग्लिश में खरीदें, पहला बुक खरीद लीजिएगा। खरीदने के बाद उस पर काम करना है। साथ ही साथ मान लो जिसके मन में व्यू लगता है कि चलो हम इसके साथ साथ थोड़ा सा और भी पढ़ लेते तो नीट या जेई का एग्जाम दे देते, उसके लिए क्या करना ना, तुम लोग जैसे इंग्लिश में खाली आता है वो बुक GR बाटला, GRB का बुक आता है, वो GR बाटला कहिएगा ना तो 11th क्लास का बुक मिल जाता है। उसमें भी आपका क्वेश्चन भी है प्लस थ्योरी भी, NCERT ही है लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा थ्योरी उसमें दिया हो। ठीक है, तो जितना है वो तो हम बतेबे करेंगे, जितना उसमें वो सब चीज बताएंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चन की संख्या आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अधिक अपने से प्रैक्टिस करेंगे। लिखो इसको, रूटीन तो सबके पास आ ही चुका है। अब आज से जो उसी तरह से क्लास होगा, तो कल क्या क्या चीज का क्लास है, बायो और फिजिक्स। ठीक, फिर परसों हम मिलेंगे केमिस्ट्री मैथ में।